19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब थाईलैंड और कंबोडिया में चल रही जंग रोकने की कोशिश में जुट गए हैं। उन्होंने दोनों ही देशों को वार्निंग दी है कि जंग रोके, सीज फायर करे, नहीं तो कोई बिजनेस नहीं होगा। अमेरिका जंग लड़ने वाले देश से कोई डील नहीं करेगा। ट्रंप की धमकी का असर दिखाई भी दे रहा है। दोनों देश बातचीत को तैयार दिख रहे हैं, लेकिन जंग अभी थमी नहीं है। गोले भी बरस रहे हैं, मामला यूएन तक पहुंच चुका है। तो आज हम ट्रंप की धमकी के बीच थाईलैंड और कंबोडिया में चल रही वॉर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। यूक्रेन पर रूस ने तेज किए हमले, 2 यूक्रेनी गांवों पर किया कब्जा। सीजफायर नहीं होने के चलते ट्रंप रूस से नाराज। ताइवान में चीन समर्थक सांसदों की बड़ी जीत, जनमत संग्रह के जरिए हटाने की कोशिश नाकाम। चीन ने तेज की ताइवान की घेराबंदी। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का बढ़ता दिख रहा है संकट। बीएनपी ने मोहम्मद यूनुस सरकार पर किया तीखा हमला, कहा रातों रात नहीं होते बदलाव। और चलते चलते में देखेंगे कैसे बनते हैं ब्लैक होल। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल बनने का देखा अद्भुत नजारा। 8.3 करोड़ लाइट ईयर दूर है नवजात ब्लैक होल। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रंप का बड़ा आरोप, कमला हैरिस ने हॉलीवुड स्टार्स को चुनाव प्रचार के बदले करोड़ों रुपए दिए, कानूनी कार्रवाई की मांग। न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी के छात्रावास में गोलीबारी, वीडियो गेम खेलने के दौरान हुआ झगड़ा, एक की गई जान। यूएस में टला हादसा, अमेरिकन एयरलाइंस के विमान में लैंडिंग गियर में आग, 189 यात्री थे सवार, किया गया रेस्क्यू। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह कमांडर अली अब्द अल कादर इस्माइल की गई जान, आईडीएफ ने किया दावा। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच 4 दिन से चल रही जंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कंबोडिया के पीएम से, उसके बाद थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। ट्रंप ने दोनों ही देशों को धमकी दी है कि अगर वो सीज फायर नहीं करते हैं तो उनके साथ किसी तरह का व्यापार नहीं होगा और ना ही कोई व्यापार वार्ता होगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में इसे लेकर पोस्ट किया। थाईलैंड के साथ युद्ध रोकने के संबंध में अभी कंबोडिया के प्रधानमंत्री से बात की। मैं अभी थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री को फोन कर रहा हूं ताकि युद्ध विराम और वर्तमान में चल रहे युद्ध को समाप्त करने का अनुरोध कर सकूं। संयोग से हम दोनों देशों के साथ व्यापार पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई देश लड़ रहा है तो हम उसके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते और मैंने उन्हें ऐसा बता दिया है। थाईलैंड के साथ बातचीत थोड़ी देर में हो रही है, कंबोडिया के साथ बातचीत समाप्त हो गई है, लेकिन थाईलैंड की प्रतिक्रिया के आधार पर युद्ध रोकने और युद्ध विराम के बारे में फिर से बात करने की उम्मीद है। मैं एक जटिल स्थिति को सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इस युद्ध में कई लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से फोन पर बात की और फिर ट्रंप ने दूसरा पोस्ट किया। मैंने अभी थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से बात की है और ये बहुत अच्छी बातचीत रही। कंबोडिया की तरह थाईलैंड भी तत्काल युद्ध विराम और शांति चाहता है। अब मैं ये संदेश कंबोडिया के प्रधानमंत्री को वापस भेजूंगा। दोनों पक्षों से बात करने के बाद युद्ध विराम, शांति और समृद्धि स्वाभाविक प्रतीत होती है। इसके बाद ट्रंप ने फिर तीसरा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, अभी कंबोडिया के प्रधानमंत्री से मेरी अच्छी बातचीत हुई और मैंने उन्हें थाईलैंड और उसके कार्यवाहक प्रधानमंत्री के साथ हुई अपनी बातचीत की जानकारी दी। दोनों पक्ष तत्काल युद्ध विराम और शांति चाहते हैं। वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापारिक वार्ता पर भी वापस आना चाहते हैं, जो हमें लगता है कि तब तक अनुचित है जब तक लड़ाई बंद नहीं हो जाती। वो तुरंत मिलने और युद्ध विराम और अंततः शांति स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के साथ व्यापार करना सम्मान की बात थी। उनका एक लंबा और गौरवशाली इतिहास और संस्कृति है। उम्मीद है कि वो आने वाले कई वर्षों तक साथ मिलकर काम करेंगे। जब सब कुछ हो जाएगा और शांति स्थापित हो जाएगी तो मैं दोनों देशों के साथ अपने व्यापारिक समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक हूँ। ट्रंप ने एक बार फिर बताया कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर दोनों ही देशों के बीच मध्यस्थता कराई है, लेकिन ट्रंप जो दावे कर रहे हैं हकीकत में वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ट्रंप के पोस्ट के बाद भी दोनों देशों के बीच सीमा पर रात भर गोलीबारी जारी रही। कंबोडिया के समरोंग शहर में तोपों की लगातार गूंज लोगों के बीच दहशत का कारण बन रही है। ये शहर बॉर्डर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बावजूद धमाकों की आवाज वहां तक पहुंच रही है।
जो बताता है कि सीमा पर हालात कितने तनावपूर्ण हैं। कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन माने ने कहा कि उनके विदेश मंत्री अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से इस मुद्दे पर बात करेंगे। वहीं थाईलैंड ने कहा कि वो युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले बातचीत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों ही देश अभी तक आमने सामने बैठकर बातचीत को तैयार नहीं हुए हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को लेकर विवाद है। विशेषकर यूनेस्को की तरफ से विश्व धरोहर स्थल घोषित प्रिय विहार मंदिर को लेकर तनाव ज्यादा रहा है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ ने यह मंदिर कंबोडिया को सौंप दिया था, लेकिन थाईलैंड ने उस फैसले को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और इसी के चलते इस बार दोनों ही देशों के बीच जंग भड़क उठी है। और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अब यूक्रेन की हार तय दिखाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही यूक्रेन को फिर से हथियारों की सप्लाई शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका के पास खुद ही हथियारों की कमी हो गई है, इसलिए हथियारों की सप्लाई तेज गति से नहीं हो पा रही है। और ये पहले ही तय माना जा रहा था कि सिर्फ यूरोप की मदद से यूक्रेन रूस का सामना नहीं कर पाएगा, और ये दिखाई भी दे रहा है। रूसी सेना ने दिनीप्रोपेट्रोव्स्क के 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। ये वो इलाका है जिसे रूस ने अब तक औपचारिक रूप से अपने अधिग्रहण में शामिल नहीं किया है। हालांकि यूक्रेनी सेना ने इन इलाकों पर कब्जे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसने माना है कि इन मोर्चों पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि 1000 किलोमीटर लंबी सक्रिय युद्ध रेखा पर सबसे ज्यादा दबाव पोक्रोव्स्क शहर के आसपास महसूस किए जा रहे हैं, जो कि एक प्रमुख लॉजिस्टिक सेंटर भी है। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि रूस ने रात भर में 208 ड्रोन और 27 मिसाइलों के जरिए हमले किए। इनमें से 183 ड्रोन और 17 मिसाइलों को वायु रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन 10 मिसाइलों और 25 ड्रोन के जरिए 9 अलग अलग स्थानों पर जोरदार धमाके हुए। इस बीच रूस ने अमेरिका और यूरोप को सख्त चेतावनी देते हुए एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है, जो प्रशांत और आर्कटिक महासागर के साथ ही बाल्टिक और कैस्पियन सागर तक के क्षेत्र में हो रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस अभ्यास में 150 से ज्यादा जहाज और 15,000 कर्मी शामिल होंगे। रूस ने इस अभ्यास को जुलाई स्टॉर्म नाम दिया है। अभ्यास में युद्धपोतों के अलावा 120 विमान, 10 तटीय मिसाइल सिस्टम, लगभग 950 सैन्य और विशेष उपकरण भी शामिल हैं। इस अभ्यास में रूसी नौसेना ने लंबी दूरी के सटीक निर्देशित हथियारों का इस्तेमाल करके दुश्मन के ठिकानों और नौसैनिक समूहों पर अकेले और समन्वित हमले का अभ्यास किया। रूस ने इस युद्धाभ्यास के जरिए नेटो को भी संदेश भेज दिया है, क्योंकि नेटो की तरफ से इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि वो रूस पर हमला कर सकता है। अब बात चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के दौरान चीन ने भी ताइवान पर हमले की तैयारियां तेज कर दी हैं। ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। ताइवान बॉर्डर के करीब 17 चीनी मिलिट्री प्लेन और 7 नौसैनिक जहाज दिखाई दिए हैं। इनमें से 8 चीनी विमानों ने ताइवान की वायुसेना में भी प्रवेश किया। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और दावे ये भी किए जा रहे हैं कि चीन ने 2027 तक ताइवान को चीन में मिलाने का टारगेट तय किया है। दूसरी तरफ ताइवान के लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी चीन की तरफ से की जा रही है। ताइवान की पार्लियामेंट में 20% सांसद चीन के समर्थक बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सभी सांसद मुख्य विपक्षी दल नेशनलिस्ट पार्टी यानी KMT के हैं। ताइवान की संसद में KMT के पास 52 सीटें हैं और सत्ताधारी DPP के पास 51 सीटें हैं। इसलिए सरकार की तरफ से 24 सांसदों को हटाने के लिए जनमत संग्रह कराया गया, लेकिन इसमें भी सत्ताधारी दल को जबरदस्त झटका लगा है। वोटरों ने लगभग हर 5 में से 1 सांसद को हटाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस नतीजे से ताइवान की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी DPP की संसद में शक्ति संतुलन को बदलने की उम्मीद भी टूट गई। DPP की कोशिश नाकाम होने पर KMT अध्यक्ष एरिक चू ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जनता ने अपने वोट से साबित कर दिया है कि ताइवान की लोकतांत्रिक व्यवस्था परिपक्व और मजबूत है। उन्होंने राष्ट्रपति लाई चिंगते से माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि लोग अब राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि ठोस काम चाहते हैं। दरअसल DPP के लिए ये लड़ाई पहले से ही मुश्किल बताई जा रही थी, क्योंकि जिन क्षेत्रों में सांसदों को हटाने की कोशिश हो रही थी वो KMT के मजबूत गढ़ थे। ऐसे में अब राष्ट्रपति लाई के लिए अपनी योजनाओं को लागू करना और भी मुश्किल हो जाएगा, खास तौर पर अगले साल होने वाले स्थानीय चुनावों से पहले। ये जनमत संग्रह ताइवान के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉल प्रयास माना गया। इसके अतिरिक्त 23 अगस्त को KMT के 7 और सांसदों को भी इसी तरह की प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। अगर रिकॉल मतदान में कम से कम 25% पंजीकृत मतदाता हटाने के पक्ष में मतदान करते हैं और ये संख्या विरोध में मतदान करने वालों से अधिक होती है तो सांसदों की सदस्यता रद्द हो जाती है। इसके बाद रिक्त सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिनमें कोई भी पार्टी दोबारा अपने उम्मीदवार खड़ी कर सकती है। और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जल्द चुनाव की बात कर रही है, लेकिन चुनाव सुधार को लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।
जिससे अंतरिम सरकार को लेकर सियासी दलों में गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। वैसे यूनुस के खिलाफ गुस्सा तो आम लोगों में भी देखा जा रहा है। सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस किसी तरह से अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। वो चुनाव को टालना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी यह है कि वो जनता के बीच लोकप्रिय तो पहले से ही नहीं थे। अब उनके खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया है। इस बीच बांग्लादेश की मुख्य सियासी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की तरफ से यूनुस सरकार पर तीखा हमला किया गया। बीएनपी ने कहा कि देश में सुशासन और नियंत्रण की पूरी कमी है, ना तो कोई ठोस सुधार हुए हैं और ना ही अपराध पर अंकुश लग पाया है, जिसके चलते देश भर में फिरौती और रंगदारी की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने एक कार्यक्रम में अंतरिम सरकार के वित्तीय सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद की मौजूदगी में तीखा हमला बोला। फखरुल ने कहा, एक व्यवसायी जो पहले 1 लाख टका देता था, अब उसे 5 लाख टका देना पड़ रहा है। कहीं कोई सुशासन और नियंत्रण नहीं है। पुलिस व्यवस्था में भी कोई सुधार नहीं हुआ है। बात सुधार की हो तो ये रातों रात लागू नहीं हो सकते, इसके लिए समय चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। देश को जबरन थोपा गया कोई भी मॉडल मंजूर नहीं होगा। इसलिए समय गवाए बिना हमें जनप्रतिनिधियों को संसद भेजकर लोकतांत्रिक रास्ते पर लौटना होगा। फखरुल ने अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश पर लगाए गए टैरिफ को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, ये टैरिफ भविष्य में हमारे लिए बड़ी परेशानी बन सकते हैं। इससे पहले अंतरिम सरकार को बीएनपी नेता गायेश्वर चंद्र रॉय ने भी सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर चुनावों में और देर हुई तो अंतरिम सरकार की साख और भी ज्यादा सवालों के घेरे में आ जाएगी। अंतरिम सरकार जो कि निर्वाचित नहीं है, देश के संकटों की जिम्मेदारी लेने से बच सकती है, लेकिन चुनाव में देरी से सरकार पर दबाव और सवाल दोनों बढ़ेंगे। अंतरिम सरकार की मौजूदगी जनता को महसूस नहीं हो रही है। और अब चलते चलते में हम बताएंगे ब्लैक होल के निर्माण को। ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसके होने का अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें इतनी ताकत होती है कि कोई भी चीज इससे टकराकर वापस नहीं लौट पाती। यानी हम अब तक ब्लैक होल के बारे में जितना जानते थे वो सब अंदाजों और परिकल्पनाओं पर आधारित था, लेकिन अब पहली बार वैज्ञानिकों ने किसी ब्लैक होल को जन्म लेते हुए देखा है। ये खोज वैज्ञानिकों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर पीटर वान डॉकम के नेतृत्व वाली एक रिसर्च टीम ने 8.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर की एक गैलेक्सी में ये चौंकाने वाला नजारा देखा। इस गैलेक्सी का नाम इन्फिनिटी गैलेक्सी रखा गया है, क्योंकि इसका आकार अनंत जैसा दिखता है और ये आकृति बनी है 2 गैलेक्सी के टकराने के चलते। लेकिन अब इस आकृति के केंद्र में एक तीसरा चमकता हुआ बिंदु दिखा, जो ब्लैक होल के जन्म की ओर इशारा करता है। ये पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने किसी सुपरमैसिव ब्लैक होल को बनते हुए देखा है। इस चमकते क्षेत्र की अलग अलग वेवलेंथ्स में की गई जांच से पता चला है कि वहां बेहद गर्म और घनी गैस मौजूद है। इसलिए वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि नया ब्लैक होल सीधे गैस के ढहने से बना है। इसे डायरेक्ट कोलैप्स मॉडल कहा जाता है। वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि जब 2 डिस्क गैलेक्सियां टकराईं तो गैस की भयंकर टक्कर और कंप्रेशन हुआ। ये कंप्रेशन इतना अधिक था कि गैस का एक भाग ढह गया और ब्लैक होल बन गया। इस घटना से न सिर्फ ब्लैक होल का जन्म हुआ, बल्कि ये भी साबित हुआ कि ब्रह्मांड की शुरुआत में ऐसे ही ब्लैक होल बनने की संभावना है। पीटर वान डॉकम कहते हैं, हमें जो मिला है वो संभवतः ब्लैक होल के जन्म का सबसे पक्का सबूत है। इससे बेहतर स्मोकिंग गन शायद कभी ना मिले। वैसे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड की लगभग हर गैलेक्सी के केंद्र में पाए जाते हैं। इनका वजन करोड़ों सूरज जितना होता है, लेकिन आज तक ये रहस्य बना हुआ था कि ये आखिर बनते कैसे हैं। लेकिन अब इस रहस्य से धीरे धीरे पर्दा हट रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारे वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।